हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज की इस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में आई वेलकम टू यू ऑल। तो आज के जो डेली एडिशन है 26 नवंबर का, वो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू पे ट्रिब्यूट टू द 26/11 मार्टियर्स of 2008 terrorist attack in Mumbai. ठीक है, so a heartfelt tribute to all the martyrs and to all the soldiers who were there in that particular operation. तो हम प्रे करते हैं for all our armed forces and our soldiers who are working very hard and sacrificing their every bit to keep our safe. चलिए, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ठीक है, तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से सबसे पहली जो है दैट इज़ कि कोविड का स्केयर अब दोबारा वापस आता हुआ लग रहा है। सो एज़ यू नो कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन है इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 115 करोड़ मार्क। तो 115 करोड़ से ज़्यादा जो है फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन लग चुकी हैं। ठीक है, तो अब जो है एक नया कोविड वेरिएंट जो है वो सामने निकल के आया है। तो ये कोविड वेरिएंट जो है इट हैज़ कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा क्यों परेशान करने वाला है? बिकॉज इसमें म्यूटेशंस हो चुके हैं। ठीक है, और जो इसमें म्यूटेशंस हुई हैं वो बहुत ज़्यादा ना अनयूजुअल हैं। अब वो म्यूटेशंस एक पूरे के पूरे उसमें हो गई हैं, बैंड में हो गई हैं। अब देखिए, ये जो वायरस है, वायरस में डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। तो आरएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उसमें जो वेरिएशंस आती हैं, उस वेरिएशंस की वजह से उसकी डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक जो है प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ से हमें पता लगता है कि ये वायरस कैसा होने वाला है और इसका बिहेवियर कैसा हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में जब तक वो वायरस आता नहीं है और लोगों को इफेक्ट करता नहीं है और उसके केस सामने निकल के आते नहीं है, तब तक वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक अलर्ट साउंड कर दिया गया है। और ये जो म्यूटेशन हुई है इस वायरस में, वी ये जो म्यूटेशन है इसको डिफाइन किया गया है B1.1.1529। ठीक है, ये कंसर्निंग है बिकॉज बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये उसमें उसका जो रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट एनी अदर फॉरेन एंटिटी। ठीक है, जो भी बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो उस रिस्पॉन्स को ये इवेड कर सकता है। ठीक है, और मोर ओवर ये ज़्यादा जो है ट्रांसमिसिबल भी हो सकता है। ट्रांसमिसिबल मीन्स कि आगे से आगे ट्रांसमिट किया जा सकता है और ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है अगर इसके कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ये जो है काफ़ी कंसर्न हो गया, और इसी के चलते जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को जो है एक डायरेक्शन भेज दिया है, एक जो आप कह लीजिए ऑर्डर पास कर दिया है कि जितने भी साउथ अफ्रीका से आने वाले, ठीक है, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना एंड हांगकांग से जितने भी पैसेंजर्स इंडिया में आ रहे हैं उनको जो है स्पेसिफिकली टेस्ट किया जाए। टेस्ट करने के बाद स्क्रीन किया जाए, और जो है यू शुड फाइंड दिस पर्टिकुलर वेरिएंट अगर आपको मिलता है। और इसी डायरेक्शन में एक और चीज़ ये भी कही गई है कि आज के बाद जितने सैंपल पॉजिटिव आएंगे उनको जो है सेंटर ने जिन लैब्स को डेजिग्नेट किया है, ठीक है, जिनको सार्स कॉव टू, अब आपको पता ही है ये जो वायरस है इसका नाम है सार्स कॉव टू। ठीक है, तो सार्स कॉव टू जिनोमिक सीक्वेंसिंग जो लैब है उनमें भेजा जाए। ठीक है, अब ये जिनोमिक सीक्वेंसिंग लैब्स जो हैं ये इंडिया में पहले दो ही होती थी, अब के पिछले पेंडेमिक में जो हैं इसमें काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है, और इसको जो है पूरा एक इंस्कॉग बोलते हैं, INSACOG। ठीक है, इसको इंस्कॉग बोलते हैं। तो ये जो है पूरा ट्रैक करती हैं, मॉनिटर करती हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है सार्स कोव टू के अगर कोई वेरिएशंस आ रही हैं, अगर कोई नए वेरिएंट निकल के आ रहे हैं तो कैसे निकल के आ रहे हैं, और जितने भी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न हैं उन सबको जो है मॉनिटर करती है ये लैब्स। ठीक है, तो इस साउथ आपके जब जितने भी पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट्स सॉरी केसेस आएंगे वो सब के सब कहाँ जाएंगे, वो सब के सब जो है इन डेजिग्नेटेड लैब्स में जाएंगे जहाँ पे इनकी सीक्वेंसिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहीं ये इस पर्टिकुलर वेरिएंट के तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर टेक्निक जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, कि आप टेस्टिंग करिए
और फिर जो पॉजिटिव आ रहा है उसको और उसके जितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स है सबको ट्रैक करिए और बाद में उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाइए, सो दैट कंट्री में दोबारा से जो है कोई कोविड के क्लस्टर्स आने ना शुरू हो जाएं। ठीक है, अच्छी बात ये है कि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो वेव्स आएंगे, अभी हमने सेकेंड वेव देखी विच वॉज वेरी डेडली वेव। ठीक है, तो जो वेव्स आ रही हैं या आगे आने वाले टाइम में आ सकती हैं, उनके बीच में जो गैप होगा वो काफ़ी कंसिडरेबल होगा। सो इट गिव्स टाइम फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री एंड फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री टू प्रिपेयर देमसेल्फ। ठीक है, तो सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें और जितना हो सके उतना पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो अब ये जो है ये सारा एक नया वेरिएंट आ गया है। तो अभी तक अगर हम इसकी वायरस की बात करें तो अभी तक कितने वायरस जो हैं उसके कितने वेरिएंट्स जो हैं रिकग्नाइज कर लिए गए हैं, तो WHO ने उसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स जो हैं उन्हें रिकग्नाइज कर लिया है, जिनमें से एक वेरिएंट है अल्फा। ठीक है, एक है बीटा, एक है डेल्टा। ठीक है, और सॉरी, तो ये जो वेरिएंट्स हैं इनको WHO ने रिकग्नाइज कर दिया है और ये जो नया वेरिएंट निकल के आ रहा है इसका नाम होने वाला है म्यू। इसका नाम होगा म्यू। ठीक है, तो अब ये जो है वेरिएंट्स ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड हैं और आपको पता होगा कि इनमें से जो है डेल्टा वेरिएंट ये सबसे पहले इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट्स भी जो है वो आ चुका है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट, सो दिस इज़ वाई इट इज़ इन द न्यूज़। तो साउथ अफ्रीका में इसके केसेस आए हैं, बोट्सवाना में इसके केसेस आए हैं, हांगकांग में इसके कंफर्म्ड केसेस आए हैं, जिसकी वजह से इन 3 कंट्री से आने वाले जितने पैसेंजर्स हैं अगर आपके सोशल सर्कल में हैं तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम एंड इफ़ यू हैव बीन इन कॉन्टैक्ट प्लीज़ डू गेट योर सेल्फ टेस्टेड। ठीक है, जितनी जल्दी आप अपने आप को टेस्ट करवाएंगे उतना जल्दी जो है इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो अगली जो न्यूज़ है वो यूपी से आ रही है, एंड टू बी प्रिसाइज वेस्ट यूपी से आ रही है। तो येस्टरडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो है जेवर में एक नया एयरपोर्ट जो है बनने जा रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रख दिया है। ठीक है, और इस नए एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? इस नए एयरपोर्ट का नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, सो इट विल बी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जेवर नाम की एक जगह है जो नोएडा डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो वहाँ पे ये बन रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स इन एशिया। ठीक है, ये मल्टी रनवे एयरपोर्ट होगा। अब व्हाट इज़ मल्टी रनवे एयरपोर्ट? देखिए, ज़्यादातर एयरपोर्ट जो इंडिया में हैं वहाँ पे एक सिंगल रनवे होता है, यानी एक ही रनवे होता है। रनवे वो उड़ान पट्टी होती है जिसके ऊपर से आपने देखा होगा एक सड़क जैसी होती है जिसके ऊपर बहुत सारी जो है मार्किंग्स बनी होती है। ठीक है, और उस पे प्लेन जो है लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट होगा इसमें एक नहीं, इसमें मल्टीपल होंगी, 2 या 3 हो सकते हैं। जैसे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट में आप देखते हैं वहाँ पे 3 रनवे हैं, चौथा बन रहा है। ऐसे ही दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी रनवे एयरपोर्ट। ठीक है, और 4 फेजेस में इसकी कंस्ट्रक्शन चलेगी। ठीक है, फेज 1 जो है वो कह रहे हैं कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और उसकी इनॉग्रेशन जो है हो जाएगी। तो 2024 में जब फेज 1 इनॉग्रेट होगा, ठीक है, तो इसकी जो एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1.2 करोड़ पैसेंजर्स की हो जाएगी एनुअली। ठीक है, और उसके बाद 4 फेजेस में अगले चलते चलते जब इसका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, इट विल बी एबल टू हैंडल मोर देन 7 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली। ठीक है, तो अब ये जो एयरपोर्ट है ये दिल्ली से 72 किलोमीटर दूर है। ठीक है, टू बी प्रिसाइज IGI जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे 72 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड इट इज़ लाइक अबाउट 40 किलोमीटर्स ऑड फ्रॉम नोएडा एंड दादरी। वहाँ पे आपको पता ही है कि एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब जो है वो भी बनाई हुई है। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट द वेस्ट यूपी। तो इसी एयरपोर्ट के बनते ही यूपी ऐसी स्टेट हो जाएगी जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं वो लोकेटेड होंगे। तो यूपी विल बिकम द स्टेट वेयर
विद इन अ सिंगल स्टेट 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड होंगे। ठीक है, तो अब देखना ये है कि इसका काम कितनी जल्दी और कितनी स्पीड पे और कितनी क्वालिटी से चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, नंबर 1। एंड देन दिस इज ऑनरेबल सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। दिस इज मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड दिस इज द डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। सो चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ को आज थोड़े ग्राफिक्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो अभी अभी एससीओ की यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की जो है मीटिंग हुई है। अब एससीओ जो आप में से जिनको पता है उनको मालूम ही होगा कि 2017 में इंडिया जो है एससीओ का मेंबर बना था। आज के टाइम में ये 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो लेटेस्ट इसका जो मेंबर बना है वो बना है ईरान। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके 2017 में मेंबर बने थे। 90s में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी एज शंघाई 5। उसके बाद फिर उज़्बेकिस्तान ने जब इसे ज्वाइन किया तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में ही है, चाइना में, बेजिंग चाइना में, सॉरी। ठीक है, नाम इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है बट इसका हेडक्वार्टर्स बेजिंग में है। तो यहाँ पे हेड्स ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट मीटिंग में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने इस मीटिंग को जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इस मीटिंग में इन्होंने बहुत ही सही तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से साफ साफ कह दिया है कि जो कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहे हैं, स्पेशली जो चाइना है। ठीक है, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज बेसिकली नथिंग कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उनको लोन देके या उनकी हेल्प करके या उस कंट्री में ज़मीन या कुछ भी एक्वायर करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसे यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि आप कोई भी कंट्री कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या प्लान चला सकता है, किसी भी कंट्री में चला सकता है, पूरी आज़ादी है, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। कल को जैसे आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हर एक्सपर्ट जो है हम्बन टोटा पोर्ट की एग्जांपल देता है। अब हम्बन टोटा पोर्ट क्या है? हम्बन टोटा पोर्ट बेसिकली श्रीलंका में एक पोर्ट था जिसको डेवलप करने के लिए श्रीलंका को चाइना ने लोन दिए, और लोन इतने ज़्यादा दे दिए कि श्रीलंका रीपे नहीं कर पाया। तो फिर श्रीलंका को ये पोर्ट जो है चाइना को 99 ईयर्स की लीज पे देना पड़ा। ठीक है, तो इससे बेसिकली अगले 100 साल तक श्रीलंका के अंडर से ये उसका एरिया जो है, जो ऑल दो उसके कंट्री में लोकेटेड है, लेकिन उसके हाथ से ये एरिया चला गया। तो इसीलिए कहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं होना चाहिए। प्लस उसको बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं किस चीज के, सोवरेनिटी के, उसको करना चाहिए रिस्पेक्ट। ये ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि चाइना जो है एक सीपेक बना रहा है, अगर आपको पता हो। सीपेक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चाइना के जिंगजियान प्रोविंस से लेके पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। ठीक है, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में है। तो उसमें क्या होगा कि चाइना जो है पूरे रोड्स, ठीक है, रोड्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा, रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा जिंगजियान से लेके उस तक। और ये जो रोड्स और रेलवेज बनेंगे, इन्हीं के साइड पे जो है आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप करेंगे। उससे क्या होगा कि आप फटाफट मैन्युफैक्चर करके फटाफट जो है उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ये जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट से चाइना को जो है बहुत इजी हो जाता है एक्सेस टू सेंट्रल एशिया,
टू अफ्रीका एंड टू यूरोप, अदरवाइज चाइना को ऑल द वे पूरा घूम के आना पड़ता है मलक्का स्ट्रैट से होके। तो यहाँ पे ये जो सीपैक है, अब इससे इंडिया को क्यों प्रॉब्लम है जबकि चाइना और पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ये होके निकलता है पीओके से, और पीओके इज अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की परमिशन के बिना ये इंडिया से, ऑल्दो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बट इंडिया की परमिशन के बिना और इंडिया की सहमति के बिना चाइना ने यहाँ से रोड्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ बीआरआई। हमने बीआरआई को ना तो रिकग्नाइज किया है, ना ही एक्सेप्ट किया है, और ना ही उसके पार्ट बने हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मिस्टर एस जयशंकर, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रेज्ड। और यहाँ पे लगे हाथ उन्होंने एक चीज और बात की, वो बात ये की यहाँ पे कि हम जो है चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और व्हाट इज चाबहार पोर्ट? अब ये जो चाबहार पोर्ट है इसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है, अब ये है ईरान में, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने आगे बात की है कि हम जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी जो है एक्टिव करना चाहते हैं। अब अब ध्यान दीजिए इस मैप पे जो यहाँ पे है, अब आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है दिस इज नथिंग बट INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो जब भी मैं ये वीडियोस वगैरह आप देखते हैं ना, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आपको और ज़्यादा इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप ये न्यूज़पेपर अपने साथ अपने सामने खोल के रखिए, तो ज़्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये बेसिकली क्या है कि ये बंदर अब्बास देख रहे हैं, ये बंदर अब्बास ही जो है चाबहार पोर्ट है, ठीक है। ये चाबहार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया है, ईरान में लोकेटेड है। वहाँ पे इंडिया ने एक इसका परमानेंट बर्थ जो है वो अपने पास रख लिया है। उससे क्यों? क्योंकि हमने ही ये पूरा पोर्ट अपने पैसे से डेवलप किया है, ठीक है। वाजपेयी साहब के टाइम ये स्कीम जो है स्टार्ट की गई थी, और 2016-17 में इसको दोबारा पुश करके अब कंप्लीशन की तरफ लेके गया। तो कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, और इसको ऑपरेशनलाइज करवा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नॉर्मली ये ब्लू लाइन अगर आप फॉलो करें कि इंडिया ने अगर रशिया में कोई सामान भेजना है, या लेट्स से रशिया से कोई सामान मंगवाना है, तो ये ब्लू लाइन जो है आज के टाइम में इस ब्लू लाइन के थ्रू जो है ये पाथ फॉलो करते हुए सामान इंडिया आता है या इंडिया से रशिया जाता है। बट इस चाबहार पोर्ट के ऑपरेशनलाइज होते ही हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम यहाँ से ईरान में रोड नेटवर्क्स के थ्रू अज़रबैजान होते हुए सीधा रशिया पहुँच सकते हैं। तो इससे जो है हमारी ट्रैवलिंग टाइम भी कम होगा, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम जो है वो भी रिड्यूस होगा, और उसके साथ साथ आपका जो है कॉस्ट वो भी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो वो और ज़्यादा जो है सस्ते हो जाएंगे, और आपको इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन और या कंपेटिटिव गुड्स बेचने का मौका मिलेगा। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? अब ये एक हिस्सा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। इंडिया ने यहाँ से अफगानिस्तान को भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने का एक मेथड बना लिया है। अब अगर आप यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अफगानिस्तान है जहाँ पे मैंने रेड डॉट लगाया है अभी। तो अफगानिस्तान में इस पोर्ट से एक जो है ईरान में रेलवे लाइन बिछाई गई है, उस रेलवे लाइन से आगे वो अफगानिस्तान बॉर्डर तक जा रही है, उस अफगानिस्तान बॉर्डर से आगे अफगानिस्तान के अंदर जो है रोड और रेलवे कनेक्टिविटी इंडिया ने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है। तो इससे जो है हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है आराम से कर सकते हैं, और इसी के थ्रू हम यहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ भी जा सकते हैं, जिसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी एक अशकाबाद अशकाबाद अग्रीमेंट, आई होप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डू रीड इट। अशकाबाद अग्रीमेंट बहुत पहले यानी 2018 में ही इसे साइन कर लिया था, ठीक है। तो अशकाबाद अग्रीमेंट साइन करते ही बहुत ज़्यादा हमें
इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ईज़ मिल जाती है, क्योंकि इसके थ्रू जिस भी कंट्री जो भी कंट्री अशगाबाद अग्रीमेंट का मेंबर होता है, उसमें कस्टम्स के रिलेशन में आपका गुड्स और मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक फास्ट फैसिलिटेट किया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इंडिया यहाँ से रशिया, और रशिया से ही आगे हम यूरोप को भी बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहीं से हम सेंट्रल एशिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसको हम अपनी एक एक्सटेंडेड नेबरहुड मानते हैं। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन रेज्ड बाय आवर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ समवॉट अ just a minute. अब ये जो न्यूज़ है आईएनएस वेला, अब ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और आईएनएस वेला जो सबमरीन है वो कल कमीशन कर दी गई है। ठीक है, अब आईएनएस वेला इज़ फोर्थ सबमरीन। ठीक है, ये फोर्थ सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास। ठीक है, कौन सी? स्कॉर्पियन क्लास। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो हैं, ये फ्रांस ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया था, और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत हम 6 सबमरीन्स बना रहे हैं, एंड इट इज़ बीइंग मेड बाय एमडीएल मज़गांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो 6 सबमरीन्स में से फोर्थ आ गई है। इससे पहले आईएनएस कलवरी, ठीक है, आईएनएस करंज एंड आईएनएस के से ही उसका नाम है, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट। ठीक है, ये तीन जो सबमरीन्स है ये ऑलरेडी इंडक्ट की जा चुकी हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ सबमरीन है वग वगीर, जिसका नाम है वगीर, एंड द सिक्स्थ वन जिसका नाम है वागशीर। 6 ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वगीर जो है इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो वेला के जो है सी ट्रायल्स ख़त्म हो गए थे, और इसको अब फाइनली इंडक्ट कर लिया गया है, और ये सब हुआ है अंडर प्रोजेक्ट 75 P75। तो काफ़ी दो प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बड़े फेमस हैं, P75 एंड P75I। तो एंड वन मोर इज़ देयर P15। तो इन तीनों से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जो कि आपको हमारी CDS और डिफेंस एग्ज़ाम सीरीज़ जो है यूट्यूब पे, उसी में ही मिल जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, सो फिलहाल के टाइम पे हम देख लेते हैं कि जो ये वेला है, अब वेला में आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कन्वेंशनल सबमरीन है, जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है, अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर से नहीं चलती है। सो इट इज़ अ कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 4 MTU V12 396 SE84 डीजल इंजन्स लगे हैं, और 360 जो है बैटरी सेल लगे हैं इसमें। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि ये बैटरी सेल्स जो हैं ये इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं। ठीक है, और आगे चल के इसमें जो है AIP सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। AIP स्टैंड्स फॉर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो ये DRDO ने डेवलप किया है सिस्टम। इससे क्या होता है कि जो सबमरीन है उस अब ये सबमरीन काम कैसे करती है डीजल इलेक्ट्रिक, कि इसमें एक डीजल इंजन लगे होते हैं जो कि आगे बैटरीज को चार्ज कर देती है, और बैटरीज जो हैं फिर वो काम करती हैं। अब जैसे ही बैटरीज जो है ख़त्म होने वाली होती है, तो सबमरीन को जो है वापस सरफेस पे आना पड़ता है, ताकि वो दोबारा से अपने डीजल इंजन ऑन कर सके। क्योंकि डीजल इंजन को चलाने के लिए आपको पता ही है, आपको एयर सप्लाई चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है फ्यूल बर्न करने के लिए। तो जैसे जब वो सबमरीन सरफेस पे आती है तो इट बिकम्स वल्नरेबल। ठीक है, अगर वो खासकर अगर वो हाई सीज में है या एनिमी टेरिटरी में है, तो अगर वो सरफेस पे आती है तो इट बिकम्स वल्नरेबल टू एनिमी अटैक। तो वापस इसको कहाँ अपनी सेफ टेरिटरी में आना पड़ता है, जहाँ पे ये
आती है किसमें, सरफेस पे आती है। डीजल इंजन दोबारा स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट करके बैटरीज चार्ज होती हैं और उसके बाद ये दोबारा जो है अंडर वाटर चली जाती है। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या कहती है कि एयर इंडिपेंडेंट जो है डीजल इंजन को चलाने के लिए एक एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे इनकी जो लाइफ है वो 3 से 4 दिन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब ये 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा जो है सबमरीन जो है पानी में सबमर्ज रह सकती है और बैटरीज चार्ज कर सकती है, और ये डीआरडीओ ने खुद डेवलप किया है। तो ओवर द टाइम यानी आने वाले 1 साल में इसमें ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आईएनएस वेला है ये एक पुरानी सबमरीन थी हमारी फॉक्सट्रॉट क्लास की। फॉक्सट्रॉट क्लास जो है वो रशियन क्लास सबमरीन थी। ठीक है, तो उस सबमरीन को डीकमीशन कर दिया गया था 2010 में, तो उसी के नाम पे इस सबमरीन का नाम रखा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम भी लगा हुआ है। ये 18 टॉर्पीडोज कैरी कर सकती है, या एंटी शिप मिसाइल कैरी कर सकती है, या 30 माइंस कैरी कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं आप वर्सिटाइल एक सबमरीन है, जो हर टाइप का आप कह लीजिए कि नेवल एक्टिविटी या नेवल मिशन परफॉर्म कर सकती है। ये सी डिनायल मिशंस भी परफॉर्म कर सकती है, मतलब आपका जो एडवर्सरी है उसको सी में आने से रोक सकती है, कि क्योंकि अगर वो अटैक करना चाहता है आप पे शिप्स के थ्रू, तो ये जो सबमरीन है ये कैपेबल है कि उन शिप्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एनिमी इस डर से, अब जैसे आपको पता है कि किसी पानी में लेट्स से शार्क है, तो आप उस पानी में कभी तैरने नहीं जाएंगे क्योंकि यू इट कैन बी फेटल। तो सिमिलरली ये भी पानी की शार्क हैं, इंडियन नेवी की शार्क हैं, जिसमें एनिमी कभी भी अपने शिप्स जो है या अपने वेसल्स जो है उसे फ्लोट नहीं करेगा, बिकॉज ही नोज दैट दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो सी डिनाइल इसे बोलते हैं। और एक्सेस डिनाइल होता है कि आप जो है किसी भी एनिमी का सप्लाई रूट को चोक कर सकते हैं, ताकि अगेन विद द सेम पर्पस कि एनिमी को सप्लाई पहुंचेगी नहीं ही नहीं, तो उसका जो है एक्सेस वो डिनाई हो जाएगा। ठीक है, देन इट कैन डू यू कैन एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग एंड अदर सर्वेलेंस एक्टिविटीज। तो ये काफ़ी वर्सिटाइल जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे ये सबमरीन है। नेक्स्ट न्यूज़, हमारे जो मिस्टर एस जयशंकर हैं, अभी अभी उन्होंने जो है एक मीटिंग में अटेंड की एससीओ की। अब नेक्स्ट मीटिंग के वो चेयरमैन होंगे। अब ये कौन सी मीटिंग है, ये है आरआईसी मीट, और ये आज होने वाली है यानी फ्राइडे को। ठीक है, आरआईसी स्टैंड्स फॉर रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो अब आप कहेंगे कि सर हमारा तो चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम चाइना के साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं। देखिए, डिस्प्यूट बिल्कुल चल रहा है, डिप्लोमेसी एक्टिव रहनी चाहिए, बिकॉज वॉर जो होती है वो डिप्लोमेसी का ही फेलियर होती है। तो डिप्लोमेसी अगर आपकी अच्छी है तो आपको कभी वॉर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो रशिया इज़ क्लोज टू इंडिया एज वेल एज टू चाइना, हेंस इट कैन प्ले अ मिडिल ग्राउंड। तो आज जो है इस मीटिंग को होस्ट किया जाएगा, और जो ये मीटिंग होगी ये वर्चुअल फॉर्मेट में होगी। तो बेसिकली कोई भी किसी के कंट्री में नहीं जा रहा है, ना हमारे मिनिस्टर साहब चाइना या रशिया जा रहे हैं, ना उनके वाले हमारे यहाँ आ रहे हैं। वर्चुअल फॉर्मेट में होगी। हाँ, इसको होस्ट इंडिया करेगा। ठीक है, इसको होस्ट इंडिया करेगा। क्लियर। तो यानी अगर इफ आई हैव टू से इट इन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट, तो इंडिया जो है मीटिंग का लिंक सबको भेजेगा। ऑलराइट, तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन वेरियस रीजनल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर इशू है उसको भी रेज किया जाएगा। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर इशू, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, उसको भी रेज किया जाएगा। उसके बाद जो है बाकी आपस में कोऑपरेशन के लिए भी और ट्रेड के लिए भी जो है रेज किया जाएगा। अगर आपको याद हो 2017 में एक डोकलाम इशू हुआ था। ठीक है, तो उस डोकलाम इशू में रशिया वाज द वन
हु प्लेड एज अ मेडिएटर। तो रशिया ने मेडिएट किया था, और वहाँ बिकॉज वन इज़ अ क्लोज फ्रेंड द अदर इज़ अ फैमिली। ठीक है, तो रशिया कहता है कि इंडिया जो है वो फैमिली है, और चाइना जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप ना तो दोस्त को छोड़ते हो अगर, और ना ही आप अपनी फैमिली को छोड़ते हो। तो वो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, ये न्यूज़ भी बहुत अच्छी है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो आपको पता ही है 76th जनरल असेंबली जो है, यूएनजीए जिसको हम बोलते हैं, जनरल असेंबली सेशन चल रहा है। तो इस सेशन से एक गुड न्यूज़ ये निकल के आई है कि बांग्लादेश, नेपाल और लाओस पीडीआर को जो है यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इस कैटेगरी से निकाल के इन्हें जो है प्रमोट कर रहे हैं इन द डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसके बाद कहाँ प्रमोशन होती है? इसके बाद आपकी प्रमोशन होती है डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, तो ये यूएनजीए के अकॉर्डिंगली, और यूएनजीए में वोटिंग हुई है और रेजोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश, नेपाल और लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लाओ पीडीआर, इन तीनों को जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज में से निकाल के शिफ्ट करा जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे इंडिया, चाइना और अदर डिफरेंट कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जब यूएनजीए की बात आती है तो वहाँ पे यूएनजीए रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है, और अकॉर्डिंगली जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज को ये कैटेगरी मिलती है। लेकिन जब मैं बात करूँगा डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे सेल्फ डिक्लेयर्ड चलता है। ठीक है, वहाँ पे आप खुद ही डिक्लेयर करते हो, हर कंट्री खुद डिक्लेयर करता है कि क्या वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, तो जैसे अभी अभी आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले, लाइक नॉट अ फ्यू डेज अगो, कपल ऑफ मंथ्स अगो, साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया ने अनाउंस किया था कि हम अपने आप को डेवलपिंग कंट्री से निकाल के डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस जो है अब दे रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने यूएनजीए में नहीं किया था, ऐसा उन्होंने किया था डब्ल्यूटीओ में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा उन्होंने किया था। ऑलराइट, तो प्लीज़ आप याद रखिएगा कि इन तीन कैटेगरीज को याद रखिएगा, कौन से तीन कंट्रीज प्रमोट हुए हैं उन्हें याद रखिएगा, और डिफरेंस याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस रहता है। चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि अगेन थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। वो ये, तो यहाँ पे ये दो रिलेटेड न्यूज़ हैं, तो मैं इनको दोनों को ही एक साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये न्यूज़ ये है कि जो हमारे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रवीण सिन्हा, इनको जो है एक इलेक्ट कर लिया गया है एज अ डेलीगेट ऑन इंटरपोल्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, अब इंटरपोल क्या है? अगर आपने नाम सुना होगा इंटरपोल, तो ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो क्रिमिनल पुलिस होती है वो सारे मेंबर्स रहते हैं। तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करती है? इंडिया को रिप्रेजेंट करती है सीबीआई। याद रखिएगा, इंडिया को इंटरपोल में रिप्रेजेंट सीबीआई करती है। ठीक है, बिकॉज इंडिया में जो पुलिस है वो स्टेट मैटर है, तो सेंटर की तरफ से कुछ बहुत चुनिंदा पुलिस फोर्सेस ही हैं, उनमें से एक सीबीआई है। तो सीबीआई इंटरपोल में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो इस इंटरपोल की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में 13 मेंबर्स होते हैं। देयर आर टोटल 13 मेंबर्स। इन 13 मेंबर्स को कैसे स्प्लिट किया जाता है? देयर इज वन प्रेसिडेंट, ठीक है, देन देयर आर 3 वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद आपके जो 9 होते हैं वो डेलीगेट्स होते हैं। और ये डेलीगेट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली
हमारे जो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं, ठीक है, अब स्पेशल डायरेक्टर जो होता है वो नंबर 2 होता है इन सीबीआई। तो आपको पता ही होगा कि एट दिस टाइम सीबीआई के जो परमानेंट डायरेक्टर हैं या सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं या हेड कह लीजिए आप, वो कौन है? वो है मिस्टर जायसवाल। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा है वो इंडिया को या एशिया रीजन को, नॉट जस्ट इंडिया बल्कि एशिया रीजन को जो है रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है। और रिलेटेडली मैं आपको बता दूं कि एक जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो भी इलेक्ट कर लिए गए हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो यूएई के मिस्टर मेजर जनरल अहमद नासिर अल रईसी, इनको इलेक्ट किया गया है। ठीक है। मेजर जनरल अहमद नासिर अल रईसी, इनको इलेक्ट किया गया है। और जो 3 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। ठीक है। उनमें से एक नाइजीरिया से है, एक ब्राज़ील से है और एक चेक रिपब्लिक से है। तो उन 9 डेलीगेट्स में से एक डेलीगेट जो है मिस्टर प्रवीण सिन्हा होंगे। ऑलराइट। तो ये रिलेटेड न्यूज़ थी, इसीलिए मैंने इनको एक साथ डिस्कस करना सही समझा। जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो हेडक्वार्टर्स है इंटरपोल का वो लियोन में है, लियोन फ्रांस। ठीक है। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो लियोन फ्रांस में लोकेटेड है। और इस बार जो इनकी जो मीट हो रही है वो इस्तांबुल में हो रही है। वो कहाँ हो रही है? इस्तांबुल, जो कि टर्की में है। तो टर्की भी इनका एक मेंबर है। तो डेलीगेट्स में कौन कौन होंगे? सूडान के मेंबर होंगे, अर्जेंटीना के मेंबर होंगे, चाइना के होंगे, यूएस, यूके, कीनिया, स्पेन एंड टर्की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 13 मेंबर्स की ये कमेटी होगी। एक प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट और बाकी 9 डेलीगेट। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको अगेन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। So if you have any doubts related to this particular video, or let's say for that matter any other topic जो current news में है, so do type it in the comment section, we will definitely get back to you. इसके अलावा you want us to discuss any particular topic, जैसे मैंने आज आपको बताया है कि प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75i जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक सेपरेट वीडियो में, मैं वो आपको बना के दिखाऊंगा। उसके अलावा कोई और टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन अगेन टाइप इट in the comment section and we will definitely try to make a good and informative video on it. Till then, keep learning, okay? Keep growing and best of luck. Thank you.